गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में जो आपने कल बात की थी कि फीडबैक, पृष्ठ पोषण किस प्रकार दिया जाता है, कैसे देना चाहिए, या इनके क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे फीडबैक को प्रभावी बनाया जा सके। तो आइए हम बात करते हैं एक पॉइंट टू पॉइंट। फीडबैक का काम होता है प्रभावी प्रतिपुष्टि अर्थात जानकारी देना। समूह में छात्रों को यह जानकारी देना होता है जिनके द्वारा कि आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है, आपको कौन सा कार्य दिया गया, आपने किस प्रकार उस कार्य को किया गया, ये कार्य उचित है या नहीं। इसके लिए उस विद्यार्थी को तत्काल जानकारी देने से ये प्रतिपुष्टि मिलती है, जिससे वह मूल्यांकन कर देना, जिससे कि मूल्यांकन के अंदर है कि वो काम है वो कितनी अच्छी तरह से कर रहा है, जो काम उसे दिया गया, जिस प्रारूप में जिस कार्य को देना होता है, करना होता है, उसे उसी कार्य के रूप में परिणित हुआ या नहीं हुआ, अर्थात उसमें कितनी सुधार आया या नहीं आया। ये बात विद्यार्थियों को फीडबैक के दौरान करना चाहिए कि आपके द्वारा किया गया अमुक कार्य है, आपकी लेखन क्षमता ठीक नहीं है, आपके द्वारा याददाश्त कम किया गया, आपने पूरे पाठ को पूरी तरह से नहीं किया। तो ये कार्य मूल्यांकन देना, हमें मूल्यांकन पद्धति या परीक्षा के दौरान इस प्रतिपुष्टि देकर के काम की गुणवत्ता और उसकी महत्ता को समझाने के लिए यह मूल्यांकन किया जाता है, और यह मूल्यांकन भी प्रतिपुष्टि होता है। मार्गदर्शन देना कि यदि आपके द्वारा किया गया कार्य होता है, उस कार्य को आपको कैसे करना चाहिए था। जैसे हम देखते हैं कई बार गणित का सवाल होता है, विद्यार्थी हैं वो छात्रों को हल करवाते समय कई बार सूत्र में किसी प्रकार की त्रुटि रहती है, और उस त्रुटि को देख करके हम बताते हैं, अवबोध करवाते हैं कि आपके द्वारा सूत्र में जो प्रमुख मान है वह ठीक ढंग से नहीं रखा, आपके द्वारा गुणांक गलत हुआ, उस गुणांक के आधार पर आप में ये कमियां पाई गई। आप इस गुणांक में यदि सत्य सूत्र में ठीक ढंग से मान रखते तो आपका कार्य सही होता, आपका प्रश्न पत्र सही होता। या जैसे हिंदी में देखते हैं कि आपके आरोह है, अवरोह है, यति, गति, लय, इनको यदि सुधारते तो आपको आरोह अवरोह में, तो उस कार्य को सुधारने के लिए हमें ठीक ढंग से प्रतिपुष्टि देनी चाहिए कि वास्तव में क्या करें और हम क्या कर सकते हैं। प्रतिपुष्टि देने के लिए कि प्रतिपुष्टि में यह देखा जाता है कि विद्यार्थी को क्या करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। देखते हैं कई बार विद्यार्थी होते हैं बिना रुचि के भी उस कार्य में प्रतिपादित कर देते हैं। पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे कोई भी सामाजिक प्राणी हो, वह उस कार्य के लिए, हम देखते हैं आज 60% वाले को भी साइंस में लेने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनकी एक मानसिकता बन गई है कि साइंस में ही बच्चा मेधावी माना जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि उसे वास्तव में देखते हैं कि बच्चे की रुचि के अनुसार उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसे प्रभावी प्रतिपुष्टि देने के लिए कि आपके लायक यह कार्य उचित है और आपको ये करना चाहिए, इसके लिए उसे वास्तव में क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए, इनके लिए हमें प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। अभी क्या नहीं किया जा सकता, अर्थात जैसे मान लो कि 10 साल का बच्चा है और उसे कह दिया जाए कि आपको फिजिकल वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, साइकिलिंग करना है, तो ये कार्य 10 साल के बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं है। उनके लिए क्या है, उनके लिए सामान्य दौड़ है और सामान्य प्रकार की लर्निंग है, सुंदर लेख है, श्रुति लेख है, ये कार्य उनको करना चाहिए, बाकी कार्य उन्हें नहीं करना चाहिए। अभी क्या नहीं किया जा सकता, तो आपके द्वारा हार्ड वर्क नहीं किया जा सकता। लेकिन हम बात करते हैं कि एक उच्च शिक्षा की, तो उच्च शिक्षा में अभी बच्चों को सामान्य श्रेणी की अर्थात उच्च श्रेणी की विद्याओं को ग्रहण करना चाहिए। मध्यम श्रेणी कार्यों की तुलना करें, अर्थात 2 या 2 से अधिक जो कार्य दिए जाते हैं उन कार्यों में आपके द्वारा तुलना की जानी चाहिए कि मेरे द्वारा किया गया पूर्व कार्य और वर्तमान में किया गया कार्य में क्या अंतर है। यदि वह कार्य पूर्व में दिए गए कार्य की अपेक्षा
वर्तमान में किए गए कार्य में यदि तुलनात्मक सुधार पाया जाता है तो आपके लिए प्रभावी प्रतिपुष्टि होगा। यदि आप पूर्व की भांति रहते हैं तो आपको प्रतिपुष्टि का कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रतिपुष्टि को प्रभावी बनाने के लिए पूर्व कार्य में और वर्तमान कार्य में हम देखते हैं, डेली लेसन प्लान में, माइक्रो टीचिंग में, इनमें देखते हैं कि आपके द्वारा समय, यति और पाठ की रूपरेखा, इनमें यदि कोई कमी रहती है तो उनको सुधारने के लिए नोटिंग की जाती है। वो नोटिंग ही प्रभावी प्रतिपुष्टि कहलाती है। भाषा शैली की स्पष्टता उपयुक्त हो, अर्थात जब हम किसी भी प्रकार से छात्रों को प्रतिपुष्टि देते हैं तो उस प्रतिपुष्टि देने की भाषा शैली है वो ठीक और उपयुक्त होनी चाहिए। यदि भाषा शैली में हम थोड़ी गलती करते हैं तो वह छात्र समझ नहीं पाता है कि मुझे क्या कहा गया है और क्या नहीं कहा गया है। अर्थात समय पर प्रतिपुष्टि दी जाए और समय पर उचित भाषा का प्रयोग किया जाए तो छात्रों में एक गुणात्मक सुधार पाया जाता है। प्रतिपुष्टि उपयुक्त समय पर देनी चाहिए। प्रतिपुष्टि कार्य के तत्काल बाद फीडबैक देते हैं तो फीडबैक मिलने से छात्रों में वो प्रभावी होता है। यदि आज के किए गए कार्य में यदि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद दिया जाता है तो वह उस कार्य में तब तक उसका अधिगम स्थायी हो चुका है या वह विस्मृत हो चुका है, इसलिए उसकी प्रतिपुष्टि है वो तत्काल देनी चाहिए। उद्देश्य के आधार की पूर्ति वाली होनी चाहिए क्या प्रतिपुष्टि। यदि छात्र में जिस प्रकार से उसे चाहिए फीडबैक, उस उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो कार्य कर रहा है उसके लिए ही उसी आधार की पूर्ति होनी चाहिए। अन्यथा जिस उद्देश्य के लिए हमें प्रतिपुष्टि देनी है यदि वह उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही है तो ऐसी प्रतिपुष्टि भी अप्रभावी मानी जाती है। देखते हैं, प्रतिपुष्टि है वो 2 प्रकार से दी जा सकती है, लिखित या मौखिक। कई बार देखा जाता है कि कक्षा में छात्रों को मौखिक रूप से ही, सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही स्पष्ट कर दिया जाता है, वह मौखिक प्रतिपुष्टि कहलाती है। और यदि हम प्रश्न उत्तर पुस्तिकाओं के माध्यम से करवाते हैं तो उसे अंकित, लिखित या अंकन के आधार पर प्रतिपुष्टि की जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन्हीं 10 बिंदुओं के आधार पर फीडबैक दे करके अपने प्रभावी फीडबैक को लागू करेंगे। इसी के आधार पर अपना फीडबैक जो वो बिंदु है वो पूर्ण हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप इन 10 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।